हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइडियल जी के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय का रिवीजन करने का प्रयास किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन बायोलॉजी से। बायोलॉजी में आज पोषण को देखने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। इसमें 3 से 4 सब्जेक्ट को रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं पोषण। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिए। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक मैक्रो यानी बृहद पोषक तत्व और दूसरा माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। याद रखिएगा, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब क्या? बृहद पोषक तत्व, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे बृहद पोषक तत्व के तहत जो है अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आते हैं। याद रखिएगा, बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आते हैं, जो हमें ऊर्जा देता है। याद रखिएगा। आगे सूक्ष्म पोषक तत्व के तहत जो है विटामिन, खनिज, जल आता है। याद रखिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व के तहत कौन सा आता है? तो खनिज, जल, विटामिन आता है, जो हमें ऊर्जा नहीं देता है। याद रखिएगा। आगे तो इसी सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो बृहद पोषक तत्व में जो है कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ का बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। याद रखिएगा। आगे शरीर में ऊर्जा का 55 से 60% भाग जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है। याद रखिएगा, शरीर में ऊर्जा का 55 से 60% भाग किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। आगे त्वरित ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, त्वरित ऊर्जा के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा जो है मुक्त होता है। याद रखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा मुक्त होता है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। आगे अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से आलस्य का भाव उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, और अधिक कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो क्या होगा? आलस्य का भाव उत्पन्न होगा। आगे कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आगे अब ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन है? तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण का ट्रिक है GRF। याद रखिए, मोनोसेकेराइड का उदाहरण का ट्रिक क्या है? GRF। G मतलब ग्लूकोज, F मतलब फ्रूकोज और R मतलब राइबोज। याद रखिएगा, GFR। तो G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रूक्टोज, R फॉर राइबोज। याद रखिएगा। आगे ग्लूकोज सबसे अधिक सरल होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज क्या है? सबसे सरल पोषक तत्व है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आगे अब ये फ्रुक्टोज जो है फल और शहद में पाया जाता है। याद रखिए, फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है? फल और शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है। अगला है राइबोज शुगर को आनुवांशिक शुगर या हेरोडोटिक शुगर या पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। याद रखिए, राइबोज शुगर को क्या कहते हैं? आनुवांशिक शुगर या हेरोडोटिक शुगर या पेंटोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। आगे अगला दूसरा है डाइसेकेराइड का उदाहरण। याद रखिए, डाइसेकेराइड का उदाहरण कौन कौन है? तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज क्या डाइसेकेराइड का उदाहरण है। याद रखिएगा, डाइसेकेराइड का कौन कौन सा उदाहरण है? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। याद रखिएगा, सुक्रोज को क्या कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं। माल्टोज को जो है दूध शर्करा भी कहते हैं। याद रखिए, लैक्टोज को जो है दूध शर्करा भी कहते हैं। याद रखिएगा। आगे अब माल्टोज जो है जौ में पाया जाता है। माल्टोज जो है जौ में पाया जाता है, जो प्राचीनतम फसल है। जौ क्या है? सबसे प्राचीनतम फसल है। आगे तीसरा है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? यह 2 या 2 से अधिक अणु के संयोग से बनता है। याद रखिए, पॉलीसेकेराइड किससे बनता है? 2 या 2 से अधिक अणु से मिलकर बनता है। इसका उदाहरण कौन कौन है? तो सेल्यूलोज, स्टार्च और काइटिन किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का। याद रखिएगा, सेल्यूलोज, स्टार्च और काइटिन किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। आगे सेल्यूलोज जो है पौधे के सेल वाल है। याद रखिए, सेल्यूलोज क्या है? पौधे का सेल वाल है। स्टार्च क्या है? पौधे का भोजन है। याद रखिएगा, स्टार्च क्या है? पौधे का भोजन है। आगे काइटिन क्या है? तो काइटिन जो है ऑर्थोपोडा का बाहरी कंकाल बना होता है। याद रखिए, काइटिन से जो है ऑर्थोपोडा का जो है बाहरी कंकाल बना होता है। आगे कार्बोहाइड्रेट की जांच जो है आयोडीन टेस्ट से किया जाता है। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट किससे की जाती है?
आयोडीन टेस्ट से किसकी जांच की जाती है? कार्बोहाइड्रेट की जांच की जाती है। आगे अब ये अगला टॉपिक है फैट या वसा। फैट या वसा, यह भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। याद रखिएगा, वसा भी किस चीज़ का बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। जब इसका पाचन होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। याद रखिए, जब वसा का पाचन होता है तो किसमें टूटता है ये? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। आगे इसका मुख्य काम क्या है? तो फैट का मुख्य काम जो है अंगों का सुरक्षा करना और गर्माहट देना। याद रखिए, फैट का मुख्य काम क्या है? अंगों का सुरक्षा करना और गर्माहट देना। आगे वसा के द्वारा ही जो है एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। याद रखिएगा, वसा के द्वारा ही एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। एडिपोज टिश्यू का निर्माण कौन करता है? वसा करता है। आगे 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा जो मुक्त होता है। याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा मुक्त होता है? 9.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। याद रखिएगा, वसा जो है सबसे अधिक जो है ऊर्जा देता है। याद रखिए, वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। आगे वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K है। याद रखिएगा, वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? A, D, E, K। तथा पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो B और C। याद रखिएगा, गई भैंस पानी में, B, C। आगे वसा के अधिक सेवन से अधिक मोटा होता है। याद रखिए, वसा के अधिक सेवन से क्या होता है? अधिक मोटा होता है। आगे वसा के जो निम्नलिखित स्रोत है। तो वसा के स्रोत कौन कौन सी है? घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट सब क्या है? जो वसा का स्रोत है। आगे अगला टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? यह एक ऐसा वृहद पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन रहता है। याद रखिएगा, प्रोटीन में क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। आगे प्रोटीन शब्द जो है किसने दिया था? बर्जिलियस ने दिया था। याद रखिएगा, प्रोटीन शब्द किसने दिया था? बर्जिलियस ने दिया था। आगे प्रोटीन की इकाई जो है एमिनो एसिड होती है। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होता है। आगे प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सोयाबीन है। याद रखिए, प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सोयाबीन, जिसमें 46% प्रोटीन पाया जाता है। आगे इसका सबसे महत्वपूर्ण काम जो है शरीर का निर्माण करना। याद रखिए, प्रोटीन का काम क्या है? शरीर का निर्माण करना। आगे प्रोटीन की कमी से बच्चों में निम्नलिखित बीमारी होती है। तो मेरास्मस और क्वाशीओरकर। याद रखें, मेरास्मस बीमारी जो है 0 से 1 वर्ष के बच्चा में होता है, और 0 से 6। मेरास्मस बीमारी जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चा में, और क्वाशीओरकर बीमारी जो है 0 से 1 वर्ष के बच्चा में होता है। याद रखिएगा। आगे नोट, क्वाशीओरकर बीमारी जो है सिर्फ प्रोटीन की कमी से है। याद रखिएगा, अगर इसमें से भी पूछे सबसे प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये दोनों में से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशीओरकर जो है सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है। आगे सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। याद रखिएगा, सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं है, लेकिन सभी एंजाइम जो है प्रोटीन है। याद रखिएगा। आगे मानव शरीर में हीमोग्लोबिन, नाखून, बाल का कैरोटीन, मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन, नाखून, बाल का कैरोटीन और मायोसिन में मांसपेशी में जो है एक्टिन और मायोसिन क्या है? प्रोटीन है। याद रखिएगा। आगे ब्लड में प्रोटीन निम्नलिखित है। याद रखिए, हम बताए हुए थे ब्लड में कौन कौन सा प्रोटीन है? एल्बुमिन, फाइब्रिन, फाइब्रिजिन और ग्लोबुलिन है। याद रखिए। इस तरह जो है वृहद पोषक तत्व को देखने का प्रयास किया। तो बायोलॉजी का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और अगला सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज जो है परिवहन को देखने का प्रयास करेंगे, यानी परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। तो शुरू करते हैं परिवहन। परिवहन जो है अर्थव्यवस्था की रक्तधारा के रूप में परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की रक्तधारा के रूप में परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखो। आगे इसकी चार साधन है, यानी परिवहन के कितने साधन हैं? 4 साधन है। पहला रेलवे परिवहन, दूसरा विमान परिवहन, तीसरा सड़क परिवहन और चौथा जल परिवहन, यानी चारों माध्यम से जो हम परिवहन कर सकते हैं। तो आज का जो है रेलवे परिवहन को देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं रेलवे परिवहन। आधुनिक रेलवे की शुरुआत भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहला रेल कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। कब? तो 16 अप्रैल 1853 को। आगे उस समय भारत के गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, उस समय भारत के गवर्नर जनरल भारत के निर्माता ब्रिटिश काल के
लॉर्ड डलहौजी थे, याद रखिएगा। जिस समय पहली बार रेल चलाई गई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। आगे नोट, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में स्कॉट होम से डार्लीगटन तक चलाई गई थी, याद रखिएगा। विश्व में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 1825 में। कहाँ से कहाँ तक? तो स्कॉट होम से डार्लीगटन तक चलाई गई थी। अगला नोट, एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे जो है भारत का, याद रखिएगा। एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा जो है किसका है? रेलवे में भारत का हिस्सा है। आगे, करजन के समय में रेल के विकास के लिए रॉबर्टसन समिति बनाई गई थी, याद रखिएगा। रेलवे के विकास के लिए रॉबर्टसन समिति किसके समय बनाई गई थी? करजन के समय बनाई गई थी। और रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, याद रखिएगा। आगे 1924-25 में एक वर्ष समिति के अनुशंसा के आलोक में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा। किस समिति के अनुशंसा पे रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया था? एक वर्ष समिति के अनुशंसा पे। कब? तो 24-25 में। आगे यानी 1924-25 में जो है एक वर्ष समिति के अनुशंसा पे रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। आगे 93 वर्षों के बाद, याद रखिएगा, 93 वर्षों के बाद 2017-18 में, यानी 93 वर्षों के बाद जो है 2017-18 में इसे जो है एक कर दिया गया, याद रखिएगा। एक वर्ष समिति के अनुशंसा पे इसे अलग किया गया था आम बजट से, और जो है 93 वर्षों के बाद 2017-18 में रेलवे को आम बजट में मिला लिया गया। अब ये रेलवे बोर्ड को पढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड कितना है वर्तमान में? रेलवे जोन 18 को। तो रेलवे को संचालित करने के लिए 18 रेलवे जोन की स्थापना किया गया, याद रखिएगा, जो निम्नलिखित है। इसका मुख्यालय भी देखेंगे। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, याद रखिए। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। आगे पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, याद रखिएगा। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आगे अब ये मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में ही, याद रखिए। मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में ही है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, याद रखिए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर, जो सबसे खूबसूरत है, याद रखिए। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर, जो सबसे खूबसूरत है। आगे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में, याद रखिए। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर, याद रखिए। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। आगे उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव, याद रखिएगा। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव, गुवाहाटी में, याद रखिएगा। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव, गुवाहाटी में। आगे उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। आगे दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद, याद रखिएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आगे दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक में। आगे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में, याद रखिए। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में, याद रखिएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। आगे मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में, याद रखिएगा। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में, दिल्ली मत मारिएगा। आगे 18वां है दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है, जो नवीनतम है, याद रखिएगा। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम है, जो नवीनतम है। आगे नोट, विशाखापट्टनम में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, याद रखिएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम में। आगे विशाखापट्टनम में एकमात्र तटीय स्टील प्लांट भी है, याद रखिए। विशाखापट्टनम में जो है एकमात्र तटीय स्टील प्लांट भी है। आगे बिहार का पहला ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह कहाँ बन रहा है? सारण, छपरा में बन रहा है, याद रखिएगा। आगे भारतीय रेलवे के विकास में कोंकण रेलवे परियोजना यानी 1990 का जो है महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिएगा। कोंकण रेलवे परियोजना कब आया था? 1990 में। आगे यह परियोजना आफ्टा से बंगलौर, याद रखिएगा। यह परियोजना कहाँ से कहाँ तक? आफ्टा से बंगलौर तक 760 किलोमीटर की परियोजना है, याद रखिएगा। जिसे जो है मेट्रोमैन श्रीधरन ने चलाया था, याद रखिए। मेट्रोमैन किसको कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। मेट्रोमैन किसको कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। टाइगरमैन कैलाश सांखला को, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को, याद रखिएगा।
आगे पक्षी मैन किसको कहते हैं? सलीम अली को। आगे भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। इसकी लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कहाँ है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर। आगे सबसे लंबा केबल ब्रिज जो है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। याद रखिएगा। आगे भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है 4286 किलोमीटर। याद रखिएगा, 4286 किलोमीटर कौन ट्रेन चलती है? विवेक एक्सप्रेस चलती है। याद रखिएगा, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। आगे भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन कौन सा है? गतिमान एक्सप्रेस। याद रखिएगा। नोट, विश्व का सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से जो है व्लादिवोस्टोक तक चलती है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से जो है व्लादिवोस्टोक तक चलती है 9438 किलोमीटर। याद रखिएगा। आगे भारत की कई प्रमुख पर्यटन ट्रेन है। याद रखिए, भारत की जो है कई जो है प्रमुख पर्यटन ट्रेन है जो निम्नलिखित है। जैसे महाराष्ट्र की पर्यटन ट्रेन कौन सी है? दक्कन ओडिसी। याद रखिएगा, दक्कन ओडिसी कहाँ की पर्यटन ट्रेन है? महाराष्ट्र की। आगे मुंबई से दिल्ली तक की पर्यटन ट्रेन कौन सी है? महाराजा एक्सप्रेस। याद रखिए, महाराजा एक्सप्रेस जो है पर्यटन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक की है? दिल्ली से मुंबई तक की है। आगे राजस्थान की पर्यटन ट्रेन कौन सी है? तो पैलेस ऑन व्हील्स। याद रखिए, पैलेस ऑन व्हील्स कौन सी कहाँ की ट्रेन है? तो राजस्थान की। पैलेस ऑन व्हील्स कहाँ की पर्यटन ट्रेन है? राजस्थान की। आगे भारत से बांग्लादेश के लिए दो जो पर्यटन ट्रेन चलाई जाती है, कौन कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस और मितान एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। याद रखिए, जो भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटन ट्रेन चलाई जाती है। आगे अगला है, भारत से पाकिस्तान के बीच जो है 2 ट्रेन चलाई जाती है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। याद रखिएगा, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस किसके बीच चलाई जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे भारत में 3 प्रकार के रेलवे लाइन है। याद रखिएगा, भारत में कितने प्रकार के रेलवे लाइन है? 3 प्रकार के। एक बड़ी लाइन, दूसरा छोटी लाइन और तीसरा नैरो लाइन। याद रखिएगा। तो बड़ी लाइन में क्या है? तो बड़ी लाइन को जो है ब्रॉड गेज भी कहते हैं। बड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ब्रॉड गेज भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1.67 मीटर होती है। यानी बड़ी लाइन की लंबाई कितनी होती है? 1.67 मीटर लंबी होती है। आगे इसकी कुल लंबाई 68,000 किलोमीटर है। याद रखिएगा, बड़ी लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 6800 किलोमीटर, सॉरी 68,000 किलोमीटर। आगे अब ये छोटी लाइन में आइए। छोटी लाइन की जो है लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। यानी छोटी लाइन की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। अब ये नैरो लाइन। नैरो लाइन में क्या है? यह जो है पहाड़ी स्थल पर रिस्के की चाल से चलती है। याद रखिए, नैरो लाइन में क्या है? पहाड़ी स्थल पर जो है ये रिस्के की चाल से चलती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 0.76 मीटर इसकी लंबाई होती है। यानी नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? 0.76 मीटर इसकी लंबाई होती है। आगे बढ़िए। भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण संस्था, यानी रेलवे की जो महत्वपूर्ण संस्था कौन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण संस्था को देखते हैं। आगे रेलवे स्टाफ कॉलेज या रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? बड़ोदरा गुजरात में। याद रखिएगा, रेलवे स्टाफ कॉलेज या रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में है। आगे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा में। याद रखिए, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा में। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियर संस्था कहाँ है? पूना में। याद रखिए, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियर कहाँ संस्था कहाँ है? पूना में। अब ये अन्य बातें, भारत में सबसे पहले विद्युत रेल मुंबई से कुर्ला तक चलाया था 1925 में। याद रखिए, भारत में सबसे पहले जो है बिजली पे ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी और कब चलाई गई थी? मुंबई से कुर्ला तक चलाई गई थी, 1925 में चलाई गई थी। आगे विश्व का सबसे बड़ा भाप इंजन का नाम कौन सा? फेरी क्वीन। याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा भाप इंजन का नाम क्या है? फेरी क्वीन है। आगे भारत में 4 रेलवे मार्ग विश्व विरासत सूची में शामिल है। याद रखिए, भारत का जो 4 रेलवे लाइन जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है, वो कौन कौन सी है? तो पहला दार्जिलिंग रेलवे लाइन, दूसरा है शिवाजी टर्मिनल। दूसरा कौन सा है? शिवाजी टर्मिनल, जो कहाँ है? मुंबई या महाराष्ट्र में चलेगा। और तीसरा है नीलगिरी माउंटेन। तीसरा कौन सा है जो विश्व विरासत सूची में शामिल है? नीलगिरी माउंटेन। आगे चौथा क्या है? कालका जो है शिमला में। कालका रेलवे लाइन जो है शिमला में जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है। कालका की लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर। याद रखिएगा, कालका की लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर। तो विश्व विरासत सूची में 4 रेलवे लाइन कौन कौन सी है? दार्जिलिंग रेलवे लाइन, शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन और कालका, जो कहाँ है? शिमला में। आगे
हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जो है जयनगर से कुर्ला के बीच ट्रेन की शुरुआत की गई है। कुर्था के बीच जो है ट्रेन सब चलाई गई। जयनगर से कुर्था के बीच जो है हाल ही में ट्रेन चलाई गई है, यानी भारत और नेपाल के बीच। आगे, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली में जो है सिद्रुदा रेलवे स्टेशन है जो कर्नाटक में है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? खड़गपुर। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? खड़गपुर है। जंक्शन का मतलब क्या होता है? चारों दिशाओं में ट्रेन को भेजना, याद रखिएगा। आगे, विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन सी है? जी किसने चालू की है? जर्मनी ने। याद रखिएगा, जर्मनी जो है विश्व का सबसे पहला जो है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाया है। आगे, भारत के पहले सोलर एनर्जी पर आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। याद रखिएगा, भारत का सबसे पहला जो है सोलर एनर्जी पर आधारित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। आगे, भारतीय रेलवे का पहला सोलर प्लांट कहाँ खोला गया? बीना, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे का पहला सोलर प्लांट जो है बीना, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। याद रखिएगा। आगे, भारत का पहला जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है? कामेश्वरम, तमिलनाडु है। याद रखिएगा, कामेश्वरम रेलवे स्टेशन जो है भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन है। आगे, भारत की पहली निजी ट्रेन जो है भारत गौरव एक्सप्रेस जो है चलाई गई। याद रखिएगा, भारत का पहला निजी ट्रेन कौन सी है? भारत गौरव एक्सप्रेस है, जो कोयम्बटूर से सिडनी तक जाएगी। कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु से सिडनी यानी महाराष्ट्र तक जाएगी। याद रखिए, भारत का पहला निजी ट्रेन कौन सा है? भारत गौरव एक्सप्रेस है। इस तरह जो है ज्योग्राफी में आज जो है परिवहन तंत्र में रेलवे को देखने का प्रयास किए हैं। ज्योग्राफी का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री में आज का सेशन में ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक नीति के कड़ी में शैक्षणिक विकास और ब्रिटिश द्वारा लगाए गए कानून की महत्वपूर्ण भूमिका रही। याद रखिएगा, यानी शैक्षणिक नीति में जो ब्रिटिश द्वारा लगाया कानून जो है महत्वपूर्ण था। आगे, ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास किया गया था। याद रखिए, ब्रिटिश काल में जो है शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास किया गया था। जैसे कलकत्ता मद्रास की स्थापना, कलकत्ता में जो मद्रास कॉलेज के मदरसा की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। याद रखिएगा। आगे, दूसरा है जोनानाथ डक्कन के द्वारा। याद रखिएगा, जोनानाथ डक्कन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। याद रखिएगा, जोनानाथ डक्कन के द्वारा किसकी स्थापना किया गया? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। आगे, तीसरा है 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया गया। याद रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है शिक्षा में कितना रुपया खर्च किया गया? 1 लाख रुपया खर्च किया गया। आगे है 1853 में लॉर्ड मैकाले प्रस्ताव पर अंग्रेजी शिक्षा नीति को जो है पारित किया गया। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। याद रखिएगा, 1835 में जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है शिक्षा नीति को जो है पारित किया गया। अंग्रेजी शिक्षा नीति को जो पारित किया गया उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। याद रखिएगा। आगे, पाँचवा है 1854 में। याद रखिए, ये भी आया 1854 में वुड डिस्पैच के आलोक में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा पारित किया गया। याद रखिए, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। याद रखिएगा। आगे, वुड डिस्पैच के आलोक में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे। याद रखिएगा, वुड डिस्पैच के आलोक में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वुड डिस्पैच के आलोक में किया गया था। याद रखिएगा। आगे, नोट, वुड जो है भारत के पहले भारत सचिव थे और इस पद का सृजन जो है 1858 भारत सरकार अधिनियम में स्थापित किया गया था। याद रखिए, भारत सचिव का पद का गठन किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया था। आगे, 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना हुआ। याद रखिए, हंटर कमीशन की स्थापना कब किया गया? 1882 में, रिपन के समय में, जिसमें जो है प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया गया। याद रखिए, हंटर कमीशन में किस शिक्षा पे बल दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया गया। हंटर कमीशन किसके समय में आया था? हंटर कमीशन किसके समय में भारत आया? रिपन के समय में 1882 में आया। याद रखिएगा। रिपन से संबंधित एक और तथ्य है, जो रिपन के समय में जो है 1881 में जो है नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ और मियो के समय में 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। याद रखिएगा। आगे, अब एक कर्जन के समय में 1904 में विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम आया था। याद रखिएगा,
विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम कब आया? 1904 में आया, कर्जन के समय आया, याद रखिएगा। कर्जन से संबंधित एक और बात तथ्य है, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। आगे सैडल आयोग 1917 में आया, याद रखिएगा। सैडल आयोग कब आया? 1917 में आया। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। सैडल आयोग कब आया? 1917 में आया। इस आयोग में जो है कितने भारतीयों को शामिल किया गया था? 2 भारतीयों को शामिल किया था। वो 2 भारतीय कौन कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन बर्नी अहमद, याद रखिएगा। सैडल आयोग में जो है 2 भारतीय शामिल थे, कौन कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन बर्नी अहमद थे। आगे सैडल आयोग ने शिक्षा की जो है 10+2+3 की अवधारणा दी थी, याद रखिए। सैडल आयोग ने शिक्षा की कौन सी अवधारणा दी थी? 10+2+3 की अवधारणा दी थी। आगे 1929 में हरतोग आयोग आया था, याद रखिएगा। 1929 में हरतोग आया था। हरतोग आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से संबंधित है। हरतोग समिति का संबंध किससे है? शिक्षा से है। वो कब आया था? 1929 में। आगे अब आइए 1937 में वर्धा आयोग गांधीवादी विचार को जाकिर हुसैन के एक समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। वर्धा आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से ही संबंधित है। वो कब आया था? तो 1937 में आया था। और जाकिर हुसैन की एक समिति के माध्यम से इसे पेश किया गया था, याद रखिएगा। वर्धा आयोग कब आया था? 1937 में। आगे 1944 में सार्जेंट आयोग लाया गया था, याद रखिए। 1944 में क्या आया? सार्जेंट आयोग आया, जिसमें जो है 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी, याद रखिएगा। सार्जेंट आयोग में क्या हुआ था? 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। आगे नोट, पहली बार बड़ौदा देसी रियासत देश का पहला देसी रियासत था जिसने जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पे बल दिया था, याद रखेगा। बड़ौदा देसी रियासत जो है पहली बार निःशुल्क शिक्षा पे बल दिया था। आगे गोपाल कृष्ण गोखले पहले नेता थे जिन्होंने जो है शिक्षा को अनिवार्यता पे बल दिया था, याद रखेगा। गोपाल कृष्ण गोखले पहले नेता थे जिसने शिक्षा को जो है शिक्षा को अनिवार्यीकरण पे बल दिया था। आगे आज़ादी के बाद 1948 में राधाकृष्णन आयोग की पृष्ठभूमि में यूजीसी का गठन किया गया था, याद रखिएगा। 1953 में किया गया। आज़ादी के बाद 1948 में राधाकृष्णन आयोग, याद रखिएगा। राधाकृष्णन आयोग कब आया? 1948। राधाकृष्णन आयोग कब आया? 1948 में। इसी के पृष्ठभूमि में 1953 में यूजीसी का स्थापना किया गया, याद रखिएगा। जिसके जनक जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, याद रखिए। यूजीसी के संस्थापक कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुआ? 1948 के कृष्णा समिति राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। 1948 के राधाकृष्णन आयोग के द्वारा यूजीसी की स्थापना 1953 में किया गया। 1953 में यूजीसी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। आगे वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन कौन है? जगदीश कुमार है। आगे अगला टॉपिक है ब्रिटिश काल के द्वारा विभिन्न सामाजिक सुधार अधिनियम, यानी ब्रिटिश काल में जो विभिन्न सुधार अधिनियम कौन कौन सा था, तो अब उसी को पढ़ते हैं। तो 1802 में वेलेजली के समय शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, याद रखिएगा। शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध किस अधिनियम में लगाया गया? 1802 के जो है अधिनियम द्वारा लगाया गया। उस समय कौन थे? तो वेलेजली के समय आया था, याद रखिएगा। आगे 1829 में जो सती प्रथा को रोक लगाया गया। सती प्रथा को रोक कब लगाया गया? 1829 में। आगे 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में एलन बरो के समय, याद रखिएगा। किस एक्ट के द्वारा? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1843 में एलन बरो के समय दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, याद रखिएगा। 1833 के एक्ट के द्वारा 1843 में दास प्रथा को रोक लगाया गया एलन बरो के समय। आगे 1856 में कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, याद रखिएगा। कैनिंग के समय कौन सा अधिनियम लाया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। कब? तो 1856। 1856 में क्या आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था। किसके समय? कैनिंग के समय। आगे ये 1872 में, याद रखिए, हिट क्वेश्चन है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया, याद रखिए। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? 1872 में। किसके समय आया? तो नॉर्थ ब्रुक के समय आया, याद रखिए। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? नॉर्थ ब्रुक के समय जो है नेटिव मैरिज एक्ट आया, याद रखिएगा।
तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? नॉर्थ ब्रुक थे। इस नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था? तो बहुपति विवाह को अंत किया, यानी बहुपति विवाह को अंत किया गया और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिया गया। याद रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट में क्या किया गया? तो बहुपति विवाह को अंत कर दिया गया और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिया गया। आगे 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। याद रखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? 1891 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? 1891 में, लेंसडाउन के समय। याद रखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? तो 1891 में लेंसडाउन के समय है। इसमें जो है लड़की की शादी की आयु कितनी कर दी गई? नहीं, लड़के की शादी का आयु कितना कर दिया गया? 12 वर्ष कर दिया गया। याद रखिएगा, यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो है लड़के की शादी की उम्र कितना किया गया? 12 वर्ष किया गया। आगे नोट, इस एक्ट का विरोध जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया, क्योंकि उसका मानना था ब्रिटिशों का इसका अधिकार नहीं है, यानी ब्रिटिशों का अधिकार ये नहीं है जो भारतीयों का कानून बनाएगा। आगे 1929 में शारदा एक्ट जो है आया। 1929 में कौन सा एक्ट आया? शारदा एक्ट आया, जिसमें जो है लड़के के विवाह की आयु को कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। याद रखिएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो है लड़के की आयु कितना कर दिया गया था? 12 वर्ष कर दिया है। लेकिन 1929 का जो है शारदा एक्ट में जो है लड़के की आयु कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। इस तरह हिस्ट्री के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन संविधान का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं संविधान में आज जो है नागरिकता और मूल कर्तव्य को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं नागरिकता एक विशिष्ट स्थिति है। याद रखिए, नागरिकता क्या है? एक विशिष्ट स्थिति है जिसमें उस देश के नागरिकों को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिया जाता है। आगे नागरिकता का व्याख्या भाग 2, संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 में जिक्र है। याद रखिएगा, नागरिकता का जिक्र कहाँ है? तो संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आगे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिए, भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आगे भारतीय संसद नागरिकता अधिनियम लाता है और संशोधन भी यही करता है। याद रखिए, संसद जो है नागरिकता अधिनियम भी लाएगा और नागरिकता में संशोधन भी संसद करेगा। आगे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, याद रखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जाता है। याद रखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जाता है? तो 5 प्रकार से। तो कौन कौन है? तो पहला जन्म से, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में होगा उसे नागरिकता दिया जाएगा। दूसरा, वंश परंपरा के आधार पे, यानी जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता पिता जो है भारत का नागरिक हो तो उसे भी जो है नागरिकता दिया जाएगा। तीसरा, देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के माध्यम से क्या है? तो देशीकरण के माध्यम से वह भारत में 12 वर्ष रहने के उपरांत जो है देशीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता दिया जाएगा। आगे चौथा है पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण के माध्यम से कहने का मतलब है विदेशी स्त्री का विवाह जो है भारतीय पुरुष से, यानी पंजीकरण के माध्यम से किसको मिलेगा? यानी विदेशी स्त्री अगर भारत के पुरुष से शादी किया तो उसे किसके माध्यम से मिलेगा? तो पंजीकरण के माध्यम से मिलेगा। आगे अब 5वां है अर्जित भूमि के माध्यम से। अगर हम अर्जित भूमि खरीदते हैं तो उसके माध्यम से भी हमें नागरिकता मिलेगा। आगे अब जो है नागरिकता खत्म कैसे होगा? तो नागरिकता जो है स्वेच्छा के अनुसार होगा। तो स्वेच्छा कहने का मतलब अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त किए हैं तो आप स्वेच्छा से जो है भारत का नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। और भारतीय महिला जो है विदेश में शादी करती है तो उसका भी नागरिकता खत्म हो जाता है। अगर विदेशी महिला अगर भारत में शादी करेगी तो उसको जो है पंजीकरण के माध्यम से, लेकिन भारत की महिला अगर विदेश के पुरुष से शादी करेगी तो उसे जो है उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। आगे अब आइए, नागरिकता जो है सरकार के द्वारा भी वंचित किया जाता है। जैसे जब छल से आप प्राप्त नागरिकता किए हों, तो यानी छल से आप जो है नागरिकता प्राप्त किए होंगे तो आपका जो है नागरिकता जो है भारत सरकार समाप्त कर सकता है। और दूसरा, युद्ध के समय जो है शत्रु का आप मदद कीजिएगा तो उस समय भी आपका नागरिकता जो है समाप्त कर दिया जाएगा। आगे
अगला है जब 7 साल जो है भारत सरकार के बिना अनुमति से, याद रखिएगा, जब है आप जो है 7 साल भारत सरकार के बिना अनुमति से भारत से बाहर रहिएगा तो उस समय भी आपका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा 7 साल। आगे अब ये अन्य बातें, केंद्र सरकार भारतीय मूल के नागरिक के लिए 2 तरह की योजना उपलब्ध कराती है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार भारतीय मूल की नागरिकता के लिए 2 तरह की योजना उपलब्ध कराती है। पहला है PIO और दूसरा OCI। तो PIO का पूरा नाम है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। याद रखिए, PIO का पूरा नाम क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और OCI का पूरा नाम क्या है? तो ओवरसीज भारतीय नागरिक। याद रखिए, ओवरसीज जो है भारत नागरिक, यानी ये जो है भारत सरकार द्वारा नागरिकों के लिए 2 तरह का योजना उपलब्ध कराती है। आगे उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में इस दोनों को मिला लिया गया। याद रखिएगा, 2015 में जो है PIO और OCI को जो मिला लिया गया। आगे सिंधवी समिति की अनुशंसा पे नागरिकता के क्षेत्र में संशोधन किया गया। याद रखिए, सिंधवी समिति का संबंध किससे है? नागरिकता संशोधन से। आगे नोट आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। याद रखिएगा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया था। याद रखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया था, जो एक सुधारात्मक कानून था। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के प्रवासी को नागरिकता देने से था। याद रखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? इसमें जो है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देने से था, जो 10 जनवरी 2010 को लागू किया गया। याद रखिए, 2020 को लागू किया गया। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को कब लागू किया गया? 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। आगे इसके लिए 5 वर्ष का निर्धारण किया गया था। याद रखिएगा, इसके लिए कितने वर्ष निर्धारण किया गया था? 5 वर्ष के बाद ही जो उसे नागरिकता दिया जाएगा। आगे नागरिकता की अप्लाई जो है याद रखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए अप्लाई कहाँ किया जाता है? सबसे पहले जिला प्रशासन में किया जाता है। अगला टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा, अगला टॉपिक क्या है? मौलिक कर्तव्य। जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के पृष्ठभूमि में, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के पृष्ठभूमि में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिए, स्वर्ण सिंह समिति रूस से लेकर 42वां संविधान संशोधन 1976 अनुच्छेद 51 क भाग 4 क में जोड़ा गया। याद रखिए, मौलिक कर्तव्य का जिक्र कहाँ है? तो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में। और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। याद रखिएगा, जो रूस से लिया गया था। आगे मूलतः जो है जिस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया उस समय इसमें कितना मौलिक कर्तव्य था? 10 था। याद रखिए, लेकिन कालांतर में कितना है? वर्तमान में कितना है? 11 है। 11वां कौन है? तो 11वां जो है 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है माता पिता और अन्य की कर्तव्य है जो उसे विद्यालय भेजना। तो याद रखिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। याद रखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इस तरह संविधान के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन करंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं करंट का सेशन। करंट के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने लामा 2 लॉन्च किया। याद रखिएगा, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लॉन्च किया है? लामा 2 लॉन्च किया गया है। यह जो है लामा 2 जो है AI आधारित नया भाषा मॉडल है। याद रखिएगा, लामा क्या है? तो AI आधारित पहला भाषा मॉडल है। इसको जो है ChatGPT और BARD-GPT के काउंटर में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ChatGPT को किसने लॉन्च किया था? OpenAI कंपनी ने लॉन्च किया था। और BARD-GPT को किसने लॉन्च किया था? गूगल ने लॉन्च किया था। याद रखिएगा। आगे लामा 2 क्या है? तो लामा 2 जो है फ्री और ओपन सोर्सेज है, ओपन सर्च है, यानी इसको जो है कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आगे पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लामा है। याद लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। यहाँ जो है लामा जानवर पाया जाता है। आगे ऊँट और लामा के RBC में, याद रखिए, ऊँट और लामा के RBC में जो
केंद्रक पाया जाता है, सॉरी, ऊँट और लामा के जो आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है। आगे, थ्रेड्स ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया है ट्विटर के काउंटर में। याद रखिएगा, थ्रेड्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मेटा लॉन्च किया ट्विटर के काउंटर में। आगे, ओडिशा ने हाल ही में क्षेत्रीय एआई आधारित जो है न्यूज़ एंकर लिसा को लॉन्च किया था। याद रखिएगा, ओडिशा ने हाल में क्षेत्रीय एआई आधारित जो है न्यूज़ एंकर लिसा को लॉन्च किया था। आगे, प्रोजेक्ट एलोरा जो है प्रोजेक्ट एलोरा को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। याद रखिएगा, यह जो है स्थानीय भाषा को बढ़ावा देगा। यानी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है? स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने से। आगे, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, याद रखिए, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे, संविधान के भाग 17 और आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का जिक्र है। आगे, संविधान के अनुच्छेद 8 में मूल संविधान में 14 भाषा था। याद रखिएगा, संविधान के अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषा का जिक्र था। वर्तमान में 22 भाषा है, जो 15वां भाषा सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और आगे 16वां, 17वां और 18वां यानी नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 19वां, 20वां, 21वां और 22वां भाषा को 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जो है 22वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे, दूसरा क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास हाल ही में किया गया है। याद रखिएगा, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में। याद रखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास इंडोनेशिया में किया गया है। यह जो है नेवी का अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से, याद रखिएगा, INS सह्याद्री और INS कोलकाता शामिल हुआ है। याद रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है समुद्री साझेदारी है, उसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS कोलकाता शामिल हुआ है। आगे, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। याद रखिए, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति किसके बीच होती है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। G20 का 2022 में अध्यक्षता किसने किया था? इंडोनेशिया, बाली में हुआ था। याद रखिएगा। आगे, G20 2023 की अध्यक्षता किसने किया है? भारत ने किया है। आगे, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। याद रखिएगा। एकता और एक्वेरियन अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है। याद रखिएगा। आगे, नोमडिक एलिफेंट अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। याद रखिएगा, नोमडिक एलिफेंट अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। आगे, INS किरपान भारत ने वियतनाम को दिया है। याद रखिएगा, वियतनाम को INS किरपान किसने दिया है? भारत ने दिया है। आगे, धर्म गॉर्जियन, वीर गॉर्जियन और सैन्य मैत्री किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। याद रखिएगा, धर्म गॉर्जियन, वीर गॉर्जियन और सैन्य मैत्री किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। आगे, एयर डिफेंस अभ्यास नाटो का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज है, जो जर्मनी में संपन्न हुआ है। याद रखिए, एयर डिफेंस अभ्यास किसका है? नाटो का है, जो सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज है, जो जर्मनी में संपन्न हुआ है। आगे, नाटो का 31वां देश कौन सा शामिल हुआ है नाटो में? तो फिनलैंड शामिल हुआ है। आगे, इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया में कौन कौन सा द्वीप है? जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप है। आगे, इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी कहाँ है? जकार्ता में, लेकिन भविष्य में इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? नूरसंतारा हो जाएगी। याद रखिएगा, इंडोनेशिया की भविष्य में राजधानी कहाँ जाएगी? नूरसंतारा जाएगी। याद रखिए, इंडोनेशिया में माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग और क्राकोतोबा ज्वालामुखी स्थित है। याद रखिएगा, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग और क्राकोतोबा कहाँ है ज्वालामुखी? तो इंडोनेशिया में। आगे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। याद रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो है। आगे, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। याद रखिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तीसरा क्वेश्चन है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया है। याद रखिएगा, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया है। याद रखिएगा, यह 9वां संस्करण है। याद रखिएगा,
फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का कौन सा संस्करण है? ये 9वां संस्करण है, जो 20 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा। आगे फाइनल मैच जो है सिडनी में खेला जाएगा, याद रखिएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का फाइनल किस में खेला जाएगा? सिडनी में खेला जाएगा। इसमें कुल 32 टीम भाग लिया, याद रखिएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में कितना टीम ने भाग लिया है? 32 टीम ने भाग लिया, याद रखिएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जो है पहली बार 1991 में शुरू हुआ था, जो चीन में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जो है पहली बार चीन में आयोजित किया गया था 1991 में। उसमें जो है यूएसए विजेता हुए थे, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है इसके विजेता बने थे। पिछला बार यानी 18वां संस्करण जो है अमेरिका ने ही जीता था, याद रखिए। पिछला संस्करण भी जो है अमेरिका ने ही जीता है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जो है 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। आगे अब फीफा पुरुष विश्व कप, याद रखिए। फीफा पुरुष विश्व कप हाल ही में 2022 में संपन्न हुआ है। इसका ये जो कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कतर में आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? तो लाइव था, याद रखिएगा। फीफा पुरुष विश्व कप का शुभंकर क्या था? लाइव शुभंकर था। इसका विजेता जो अर्जेंटीना बना है, याद रखिएगा, जो फ्रांस को हरा के। आगे सर्वाधिक बार फीफा पुरुष विश्व कप कौन जीता है? तो ब्राज़ील जीता है, 5 बार जीत चुका है, याद रखिएगा। आगे गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया? तो लियोनेल मेसी को दिया गया, जो जर्मनी के अर्जेंटीना के थे, याद रखिएगा। आगे गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया है? तो एम्बापे को दिया गया, जो फ्रांस के थे। आगे संतोष ट्रॉफी और डुरंड ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी और डुरंड ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो संतोष ट्रॉफी इस बार का विजेता कौन है? कर्नाटक है। और डुरंड ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो बेंगलुरु FC है, याद रखिएगा। आगे फीफा अंडर महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था, याद रखिएगा। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? ईवा था, याद रखिएगा। फीफा अंडर महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। इसका शुभंकर ईवा था। इसके विजेता कौन बना है? तो स्पेन बना है, कोलंबिया को हरा के, याद रखिएगा। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता कौन बनी है? तो स्पेन बना है, कोलंबिया को हरा के। आगे हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का विजेता भारत बना है, लेबनान को हरा के, याद रखिएगा। हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? भारत बना है, लेबनान को हरा के। इसका आयोजन भी भारत में हुआ था, याद रखिएगा। हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में ही किया गया था। आगे पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, और इसका विजेता भी उरुग्वे बना था, याद रखिएगा। आगे 1930 से 1970 तक फीफा वर्ल्ड कप का नाम जो है जूल्स रिटेल, याद रखिएगा, जूल्स रीमेट ट्रॉफी था। जूल्स रीमेट ट्रॉफी जो है फीफा का जो है 1930 से 1970 तक ट्रॉफी का नाम था, याद रखिएगा। 1930 से 1970 तक फीफा का ट्रॉफी का नाम क्या था? जूल्स रीमेट ट्रॉफी था। आगे 2026 में अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में, इसका आयोजन कनाडा, USA और मैक्सिको में होगा, याद रखिएगा। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जो है आयोजन किया जाएगा कनाडा, USA और मैक्सिको में किया जाएगा। आगे चौथा क्वेश्चन है, सात्विक साईराज ने हाल ही में सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। सात्विक साईराज ने जो है हाल ही में सबसे तेज बैडमिंटन हिट का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो 565 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था, याद रखिए। 565 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड था। स्विस ओपन 2023, कनाडा ओपन 2023 और इंडोनेशिया ओपन 2023 का विजेता जो है सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीती है, याद रखिए। तीनों को याद रखिएगा, स्विस ओपन, कनाडा ओपन और इंडोनेशिया ओपन के विजेता कौन है? सात्विक और चिराग है। आगे मलेशिया मास्टर 2023 का विजेता जो है H प्रणय बना है, याद रखिएगा। मलेशिया मास्टर 2023 के विजेता कौन बना है? H प्रणय बना है। आगे ओरिलियंस ओपन 2023 का विजेता कौन है? तो प्रियांशु रजावत है, याद रखिए। ओरिलियंस ओपन के विजेता कौन बना है? तो प्रियांशु रजावत है, याद रखिएगा। आगे थॉमस कप और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से, याद रखिए। थॉमस कप का संबंध और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। भारत ने पहली बार जो है थॉमस कप को जीता है, याद रखिए। भारत ने पहली बार जो है थॉमस कप को जीता है। आगे यूनेस्को सनराइज बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? इसके विजेता जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। इसके विजेता कौन बना है? तो पुरुष में विजेता बना है कुनलाबुत, और महिला में विजेता बना है एन संग यांग बना है, एन संग यांग बनी है, याद रखिएगा। यूनेक्स सनराइज बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भारत में किया गया था। इसके विजेता जो है कुनलाबुत बना है।
पुरुष में, और महिला विजेता एन सांग यांग बनी है। आगे 5वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है सूरत डायमंड बोर्ड्स बना है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है सूरत डायमंड बोर्ड्स बना है, जो गुजरात में। याद रखिएगा, जो कहाँ है, गुजरात में जो है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है। याद रखिएगा, इससे पहले 80 वर्ष तक जो है पेंटागन का कार्यालय विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय है था। आगे यह जो है कार्यालय जो है हीरा व्यापार केंद्र है। याद रखिएगा, सूरत डायमंड्स बोर्ड जो है हीरा व्यापार केंद्र है। यह जो 15 मंजिल की इमारत है। याद रखिएगा, इसको जो है मार्फोजेनिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा, ये जो भवन किसके द्वारा बनाया गया, जेनिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आगे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है कहाँ, किस राज्य का है, तो झारखंड का है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य का है, तो झारखंड का है। आगे विश्व का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो सुदृढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन है, जो कहाँ है, कर्नाटक में। याद रखिएगा, चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया। याद रखिएगा, हीरा का चमकना पूर्णांतिक परावर्तन पे आधारित है। मरीचिका का बनना पूर्णांतिक परावर्तन पे आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर का चमकना पूर्णांतिक परावर्तन पे आधारित है। आगे अब ये हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है कार्बन का प्रूफ है। याद रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन किसका प्रूफ है, कार्बन का प्रूफ है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। याद रखिएगा, हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से हीरा, और वैसे टंगस्टन जो है सबसे कठोर तत्व है, पदार्थ है। याद रखिएगा, टंगस्टन वैसे सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन प्राकृतिक रूप से पूछा जाएगा तो हीरा। आगे एंटवर्म जो है बेल्जियम का एक शहर है। एंटवर्म कहाँ है, बेल्जियम का एक शहर है, जिसे हीरो की राजधानी कहते हैं। याद रखिएगा, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है सोना, चांदी, हीरे का व्यापार जो है एंटवर्म से ही किया जाता था। याद रखिएगा, भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स का क्या नाम है, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का नाम सेंसेक्स है। याद रखिएगा, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या नाम है, निफ्टी है। याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का क्या नाम है, निफ्टी है। आगे इस दोनों को जो है सेबी रेगुलेट करती है। याद रखिएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है रेगुलेट कौन करती है, तो सेबी करता है। याद रखिएगा, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच है। याद रखिएगा, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच है। सेबी की स्थापना जो है 1999 के अधिनियम से हुआ था। याद रखिए, सेबी की स्थापना कब हुआ था, 1999 के अधिनियम से हुआ था। आगे 6ठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में थलापी प्रदीप को दिया गया। याद रखिए, थलापिल प्रदीप को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में थलापिल प्रदीप को दिया गया है। यह पुरस्कार रोम इटली की एनी कंपनी द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार कौन देता है, तो इटली की कंपनी एनी देता है। आगे इसकी शुरुआत 2007 में हुआ था। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 2007 में। इस बार जो है इसका 15वां क्रम है। आगे थलापिल को स्वच्छ पानी के रिसर्च के लिए दिया गया। याद रखिए, थलापिल को जो क्यों दिया गया है ये पुरस्कार, तो स्वच्छ पानी के रिसर्च के लिए दिया गया है। आगे इससे पहले वाला 14वां पुरस्कार किसको दिया गया था, CN राव को दिया गया था। याद रखिएगा, इससे पहले वाला जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो है CN राव को दिया गया था। भारत में नैनो मिशन का हेड जो है CR राव ही है। याद रखिएगा, भारत में नैनो मिशन के हेड कौन है, CN राव ही है। याद रखिएगा, आगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है जॉर्जी गोस्पेटनिक को दिया गया। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, जॉर्जी गोस्पेटनिक को दिया गया। इससे पहले वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है गीतांजलि श्री को दिया गया था। आगे ग्रैमी अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है, रिकी केज को दिया गया है। आगे IIT मद्रास का पहला विदेशी कैंपस कहाँ खोला गया, जंजीबार में खोला गया। याद रखिएगा, जंजीबार को लॉन्ग आइलैंड भी कहा जाता है। आगे भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, REC है। याद रखिए, REC का पूरा नाम क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, जो भारत का 12वां महारत्न कंपनी है। आगे इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। याद रखिएगा, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम ही है। याद रखिएगा, इटली में जो है
इटली में जो विसुवियस और एटना नामक ज्वालामुखी है। याद रखिए इटली में कौन कौन सी ज्वालामुखी है? विसुवियस और एटना नामक ज्वालामुखी है। आगे FAO का मुख्यालय कहाँ? FAO का मुख्यालय तो समझ लिए जो रोम इटली में है। FAO की स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। याद रखिए FAO की स्थापना कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। आगे 7वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन थे जिसका कार्यकाल 1990 से 95 था। याद रखिए भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? TN सेशन थे जो 1990 से 1995 तक थे। इसके ऑटोबायोग्राफी का नाम थ्रू द ब्रोकन ग्लास, याद रखिए थ्रू द ब्रोकन ग्लास है। याद रखिएगा थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसका आत्मकथा है? TN सेशन की आत्मकथा है जो रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। याद रखिएगा जो रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी आत्मकथा है? तो TN सेशन की आत्मकथा है जो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इसका प्रकाशन जो है रूपा प्रकाशन ने किया है। आगे विक्ट्री सिटी किसकी बुक है? तो सलमान रुश्दी की। याद रखिए विक्ट्री सिटी किसकी बुक है? तो सलमान रुश्दी की बुक है। द गोल्डन एरा बुक रस्किन बॉन्ड का है। द गोल्डन एरा बुक किसका है? तो रस्किन बॉन्ड का है। आगे अम्बेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। याद रखिए अम्बेडकर ए लाइफ बुक किसकी है? शशि थरूर की है। आगे एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थरूर की। याद रखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसकी है? शशि थरूर की है। आगे 800 ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो मुथैया मुरलीधरन की। याद रखिए 800 ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो मुथैया मुरलीधरन की है। आगे भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। याद रखिए भारत के चुनाव आयोग का स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। इसमें जो पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। याद रखिए वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। आगे सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए जो है 3 समिति सदस्य की स्थापना किया गया है। उसमें जो है 3 समिति कौन कौन है? प्रधानमंत्री है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और लोकसभा के विपक्ष के नेता जो है सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए 3 समिति है। आगे 8वां क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन पहली बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया। याद रखिएगा वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। आगे इसे जो है कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा आगे कृषि मंत्री वर्तमान अभी हाल में कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। याद रखिएगा। आगे इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट जो है FSAI फसाई ने इसका होस्ट किया है। आगे COP 15 जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में हाल ही में संपन्न हुआ था जो जैव विविधता से संबंधित है। याद रखिएगा COP 50 कहाँ हुआ था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। आगे 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। आगे G20 का 18वां सम्मेलन भारत में हुआ था जिसके शेरपा अमिताभ कांत थे। आगे अगला G20 19वां संस्करण जो है ब्राज़ील में होगा। याद रखिएगा SCO का 2023 का सम्मेलन भारत ने अध्यक्षता किया है। नया सदस्य SCO में कौन शामिल हुआ? ईरान शामिल हुआ। आगे G7 का अध्यक्षता किसने किया था? जापान ने किया था। ब्रिक्स का 2023 में अध्यक्षता किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने किया है। आगे अब फसाई की स्थापना जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। याद रखिए FSAI का स्थापना जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। आगे अब वन वेब 9वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, वन वेब कंपनी द्वारा स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो है साइट की स्थापना किया है जो गुजरात और तमिलनाडु में किया है। यानी 2 सैटेलाइट कहाँ किया गया है? तो गुजरात और तमिलनाडु में किया है। किसके द्वारा? OpenAI कंपनी के द्वारा। तो OpenAI कंपनी कहाँ की कंपनी है? तो इंग्लैंड की कंपनी है। याद रखिएगा। आगे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव। याद रखिएगा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव जो गुजरात की है। आगे चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है LVM 3 M4 द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इसमें जो है लैंडर विक्रम है और रोवर जो है प्रज्ञान है। याद रखिएगा। आगे PSLV C-25 द्वारा जो है मंगलयान लॉन्च किया गया था। PSLV C-11 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में। GSLV F-12 याद रखिए GSLV F-12 द्वारा
NVS-01 लॉन्च किया गया था, जो नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी की पहली उपग्रह थी, याद रखिएगा। आगे SSLV D2 का सफल उड़ान हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। आगे भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा जो है गुजरात की, याद रखिए। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। और विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? कनाडा की है, याद रखिएगा। आगे इसरो है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो की स्थापना कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया है? सोमनाथ ने, यानी वर्तमान इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है। आगे इसरो जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से अपना उपग्रह लॉन्च करता है, याद रखिएगा। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग जारी किया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी किया है? नीति आयोग जारी किया गया है। इसमें जो है 2015-16 से लेकर 2019-21 तक जो है 13.5 करोड़ लोगों जो है गरीबी से बाहर आया है, याद रखिएगा। इसको बेस आधार वर्ष है 2015-16 से लेकर 2019-21 तक जो है 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आया है। यह दूसरा सूचकांक है, याद रखिएगा। यह जो है दूसरा सूचकांक है। पहला सूचकांक 2021 में जारी किया था नीति आयोग ने। आगे इसमें जो है पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आए, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है 3.43 करोड़ जो है लोग जो है गरीबी से बाहर आया है। इसी सूचकांक में दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, चौथे स्थान पर उड़ीसा है, पाँचवें स्थान पर राजस्थान है, जो गरीबी से लोग बाहर आया है। आगे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की है। आगे सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। आगे निर्यातक तैयारी सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, याद रखिए। इसमें जो है तटीय राज्य के रूप में प्रथम स्थान कौन सा है? तो तमिलनाडु है। और लैंडलॉक राज्य के रूप में हरियाणा पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक में जो तटीय राज्य में कौन है? तमिलनाडु है। और लैंडलॉक राज्य में कौन है? तो हरियाणा है। आगे SDG गोल, टोटल SDG गोल संख्या कितनी है? 17 है, याद रखिएगा, जो 2015-30 तक रहेगा। आगे नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 2050 में किया गया था। नीति आयोग के वर्तमान हेड कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद और CSIR के हेड कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। CSIR के हेड कौन है वर्तमान में? नल्लाथम्बी कलाइसेल्वी है, याद रखिएगा। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद के बता ही दिए जो CSIR के जो वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नल्लाथम्बी कलाइसेल्वी है, लेकिन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होंगे। आगे अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 268 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र है। इस तरह करंट का भी सेशन समाप्त होता है और यहीं पे इस सेशन को भी समाप्त करते हैं। तो अगर सेशन अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।